चल भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सब वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या दोस्तों इसका? ऑडिट। चलिए, तो ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों कल की क्लास में अपन ने जो बातें किया था वो किया था एसए 200 को लेकर के। आपको याद होगा हमारा बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग चल रहा है। कल दो बातचीत अपन ने कंप्लीट किया था दोस्तों। पहली बातचीत अपन ने कंप्लीट किया था रिगार्डिंग व्हाट, दैट इज हमारा बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। याद आ रहा है आपको? यस, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट में अपन ने समझा था कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ऑडिट में बहुत हेल्पफुल होती है, ऑडिट करने के लिए जरूरी है, और उसको अपन ने समझा था डिस्को परी, ठीक है, या डिस्को पेयर। वे डी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, I stands for integrity, objectivity and independence. S stands for skills and competence. O stands for work performed by others. P for planning. A for audit evidence. फिर I for हमारा हो जाता है इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, और R फॉर रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। जिसमें अपन ने प्लानिंग के बारे में समझा था कि सबसे पहला काम आपको क्या समझना पड़ता है? धंधा। फिर समझना पड़ता है धंधा करने का तरीका, और उससे आप क्या सेट करते हैं? NTE। व्हाट इज NTE? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। फिर हमने बात किया था ऐसे 200 की। ऐसे 200 का नाम क्या था, कोई बता सकता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। जहां पे अपन ने समझा था दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? क्या देना? ओपिनियन देना ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट करना। किसको डिटेक्ट करना? मटीरियल मिस स्टेटमेंट को, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और वेदर ड्यू टू एरर। फिर हमने समझा था कि भाई ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, सॉरी, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, इसमें प्राइमरी पाना इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी नहीं भी पाया तो भी चलेगा। ओके भाई। अच्छा, प्राइमरी के अंतर्गत अपन ने समझा था कि भाई अगर मान लीजिए प्राइमरी आपने नहीं पाया और सेकेंडरी पा लिया तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा सर, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ये क्यों लिखा गया है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्या ऑडिटर सारे मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं पता कर पाएगा? द आंसर इज नो, नहीं पता कर पाएगा। सर क्यों नहीं पता कर पाएगा? क्योंकि वहां पे क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन अपन ने देखी थी, अलग अलग होती है दोस्तों। पहला अपन ने देखा था कि भाई वहां पे दैट इज एक्ट बाय द मैनेजमेंट, वेरी गुड। दूसरा अपन ने देखा था क्या दोस्तों? नेचर ऑफ ऑडिट, सॉरी, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अगर हम बात करें तो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसका नेचर थोड़ा सा अजीब है। इसके बाद अपन ने बात किया था कि जो पावर्स है वो हमारी थोड़ी सी लिमिटेड है। फिर कंस्ट्रेंट आ जाते हैं रिगार्डिंग टू टाइम एंड कॉस्ट, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसकी रिलेवेंस ओवर द टाइम क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। याद आ रहा है सब? ओके। नेक्स्ट अपन ने समझा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, कि ऑडिटर को अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है तो इसके लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला अपन एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़ा था, दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पढ़ा था, तीसरा प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ा था, चौथा ऑडिट एविडेंस पढ़ा था। एथिकल रिक्वायरमेंट में अपन ने पढ़ा था IOCP2 प्लस इंडिपेंडेंस। दूसरा अपन ने पढ़ा था क्या दोस्तों? दैट इज हमारा स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म क्या बोलता है बताइए? एन एटीट्यूड हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड।
ये आपको कब रखना पड़ता है, ये चीजें अपन ने समझी थी जब कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस हो, जब आपके पास ओरिजिनल ना हो करके डुप्लीकेट ऑडिट एविडेंसेस दिखाएंगे तब रहेगा। अच्छा, अपन को इससे क्या फायदा होता है, तो हम ओवर जनरलाइज नहीं करते, ओवर इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन नहीं लेते, उसके अलावा अपन ओवर लुक नहीं करते। वेरी गुड। इसके अलावा अपन ने कंसेप्ट समझा था, दैट इज पीजे का प्रोफेशनल जजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट दोस्तों, एक था दैट इज एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। क्या सारी बातें आपको याद आ रही हैं? पक्का? चलिए, ग्रेट। इन सारी चीज़ों को अपन ने पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऐसे 200 पूरा का पूरा क्या हुआ था दोस्तों, कंप्लीट हुआ था। चलिए, मेरी बुक में आएंगे तो आपको एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखेगा, ऐसे 240। ये ऐसे 240 जो है ये बेसिकली मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये हमारे शेड्यूल या हमारे उससे अलग हो चुका है, ठीक है। हालांकि रेगुलर बैच में मैं फिर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट बिकॉज हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है एंड आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, इसीलिए ऐसे 240 को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्कोप ऑफ ऑडिट। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? ऑडिट का क्या स्कोप है? अरे सिंपल सी बात है, और क्या रहेगा। तो ऑडिट का क्या बताइए दोस्तों, स्कोप। अब ऑडिट का स्कोप मतलब कि भाई ऑडिट में क्या क्या करना पड़ता है, तो वही चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है, जिसमें बताया गया भैया पहला चीज़ कि भाई ऑडिट के अंतर्गत सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये है, दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज इज टू बी कवर्ड इन ऑडिट। आज एक एंटिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग ट्रांजेक्शन, आपको हर एस्पेक्ट को ऑडिट में कवर करना है। मे बी इट फाइनेंशियल, दैट इज मे बी इनकम हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, तो इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट हो, हर पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कवर करना पड़ेगा। दूसरा, टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ओपिनियन आपको फॉर्म करना है तो ये देखना पड़ेगा कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है वो एकदम रिलायबल है। रिलायबल है मतलब एकदम सही है। फिर in forming his opinion, auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement। कि जो भी information disclose होनी चाहिए थी, क्या वो disclose हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद next, auditor is not expected to perform duty which fall outside the scope of his competence। वो काम बिल्कुल नहीं करना जो काम आपकी औकात के बाहर हो। भाई उसमें काहे के लिए उंगली करना, जिसमें अपन एक्सपर्ट नहीं, उंगली करने की जरूरत नहीं। एंड लास्ट थिंग, अगर कोई भी आपके स्कोप में आपको दखल अंदाजी दे रहा है, रास्ते का पत्थर बन रहा है और लग रहा है कि जिसकी वजह से आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ऑडिट ही मत लो। अगर पहले ही पता चल गया, एग्जाम्पल के नाम पर आज अगर देखा जाए तो भाई आपको एविडेंसेस चाहिए होंगे। जब आप मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने आएंगे, मैंने आपको मना कर दिया, मैंने कहा कुछ भी नहीं दूंगा, एक कागज भी मुझसे मत मांगने आना। अब आप मुझे बताइए, मैं मैनेजमेंट हूँ, मैंने पहले ही मना कर दिया ऑडिटर को, कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, कोई बातचीत नहीं करूँगा, कोई कागज नहीं दूंगा, ये पड़ा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, इसी में देख लो जो जो दिख रहा है सब चेक कर लो, साइन करके चले आना। अगर मैं ऐसा बोलूँगा, क्या आप ऑडिट कर पाएंगे? नहीं। तो आपने ऐसा ऑडिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ऐसा ऑडिट नहीं लेंगे। अच्छा, इसके अलावा सर अगर छोटे मोटे रास्ते में पत्थर आएंगे तो भी क्या हम ऑडिट छोड़ दें? वो तो नहीं हो पाएगा सर, हम कैसे छोड़ देंगे सर, ऐसे में तो कभी कमा ही नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ते में तो पत्थर आएंगे ही आएंगे। तो फिर क्या करेंगे सर? तो फिर बेटा आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं बाय गिविंग ओपिनियन। क्या दे करके करोगे बताइए? ओपिनियन। सर ये ओपिनियन जो होता है, क्या ये ओपिनियन अलग अलग प्रकार का होता है? द आंसर इज यस दोस्तों। अगर मैं ओपिनियन की बात करूं दोस्तों, तो एक ओपिनियन जो होता है भाई, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो उसके अंतर्गत आप क्या दोगे दोस्तों? ओपिनियन। ओपिनियन बेसिकली जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बताइए दोस्तों? दो प्रकार का होता है। एक ओपिनियन को अपन बोलते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज अनक्वालिफाइड ओपिनियन। एक कौन सा होता है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। और एक होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। तो कितने प्रकार के ओपिनियन होते हैं बताइए? दो। एक है अनक्वालिफाइड ओपिनियन और एक कौन सा है? क्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन के लिए अपन पढ़ेंगे ऐसे 700, जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे, और क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए अपन पढ़ेंगे ऐसे 705। अनक्वालिफाइड जो ओपिनियन होता है, इसी ओपिनियन को ही अपन बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। कैसी रिपोर्ट दे रहे हैं आप? क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं एकदम संतुष्ट हूं। इट्स जस्ट लाइक 100 में से 100 देने के बराबर हो गया कि हाँ सब कुछ एकदम सही है। आई एम गिविंग क्लीन ओपिनियन, क्लीन रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड ओपिनियन।
समझ में? दूसरा होता है जिसे अपन क्वालिफाइड बोलना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाएगा यहाँ पर, इसे मैं अभी एक और अदर वर्ड से बोलूंगा, इसे अपन बोलेंगे मॉडिफाइड। यस, मॉडिफाइड के अंदर जो है कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 3 देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। मॉडिफाइड के अंदर आपको पहला देखने के लिए मिलेगा क्वालिफाइड, दूसरा देखने के लिए मिलेगा एडवर्स और तीसरा मिलेगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो भाई यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कौन कौन सा दोस्तों, दैट इज हमारा पहला क्वालिफाइड, दूसरा मिलेगा एडवर्स, तीसरा मिलेगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जिसमें क्वालिफाइड का मतलब है कि भाई मुझे कुछ गड़बड़ियां मिली हैं लेकिन वो गड़बड़ियां छोटी सी हैं, मटेरियल है, छोटी मतलब अमाउंट वाइज छोटी नहीं है, इतनी छोटी भी नहीं है कि नजरअंदाज कर दो, छोटी है मतलब कम जगह पर है, इन गलतियों का फैलाव ज्यादा जगह पर नहीं है, इन गलतियों का फैलाव एक जगह पर है। तो अगर उस जगह पर गलतियां हैं और बाकी जगह एकदम सही है तो मैं क्या दूंगा, क्वालिफाइड। अगर छोटी जगह अच्छी है और बाकी जगह सब बर्बाद है, इसे अपन क्या बोलेंगे, एडवर्स। समझ में आ गया? मतलब जब मिस स्टेटमेंट जो है, जब क्या होगा बताइए, मिस स्टेटमेंट जो है वो अगर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। क्या बोला दोस्तों? जब मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। सर ये क्या होता है परवेसिव? सर्वव्यापी, जो ज्यादा जगह फैला होता है उसे क्या बोलते हैं, परवेसिव। लाइक डेटर भी खराब है, कैश भी खराब है, फिक्स्ड एसेट भी खराब है, लाइबिलिटी भी खराब है, शेयर कैपिटल भी खराब है, इनकम भी खराब है, एक्सपेंसेस भी खराब है, सब में कोई ना कोई मिस्टेक है। आप एग्जाम में फेल कब होते हैं? जब एक आंसर गलत लिख देते हैं ना? नहीं, पूरे पेपर में ही गड़बड़ी कर रहे हो। जब पूरे पेपर में गड़बड़ी करोगे तो एग्जाम का रिजल्ट एडवर्स आएगा, लेकिन एक आंसर में गड़बड़ी करोगे तो क्वालिफाइड टाइप का आता है। वो क्या बोलती है, टीचर बोलती है बेटा बस इस आंसर में गलती कर दी इसलिए तुम्हारे 96 आए। मैं क्लास 11वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ, सीए की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी की जिंदगी से ना जोड़े इतने बड़े मार्क्स को। आइए, तो अगर अपन बात करें, मजाक कर रहा हूँ, अभी भी आप ला सकते हैं, आपके पास अच्छे मौके हैं। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो भाई आपने बचपन में सुना होगा जहां पे 4 नंबर कटे, 10 नंबर कटे तो टीचर ने बोला बेटा ये 2 आंसर में गड़बड़ी है, बाकी सब कुछ एकदम सही है, तो वो क्वालिफाइड बोलना चाहते हैं आपको। कुछ बच्चों को ऐसा बोलते बेटा बस तुमने यही आंसर सही लिखा, बाकी सब में गड़बड़ी की है, इसीलिए उस बच्चे का रिजल्ट कैसा आता है, एडवर्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एडवर्स कब आएगा आपका, एडवर्स तब आएगा जब आपका जो मिस स्टेटमेंट है वो मिस स्टेटमेंट कैसा है बताइए, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। क्या ये बात समझ में आई? और फिर एक होता है क्या, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, दैट मीन्स नो ओपिनियन। मैं कोई ओपिनियन ही नहीं दूंगा, नहीं बोलूंगा कुछ। सर क्यों नहीं बोल रहे आप कुछ? बिकॉज ऑफ नो एविडेंस, क्योंकि मेरे को एविडेंस ही नहीं मिला। सर एविडेंस क्यों नहीं मिला? क्योंकि आग लग गई, क्योंकि बाढ़ आ गई, क्योंकि आईटी की रेड हो गई। अरे यस और नो? इन चक्करों में मेरे पास क्या नहीं हो, कागज पत्तल नहीं है ना, वो सब तो कौन उठा के ले गए, आईटी वाले ले गए। बाढ़ आया तो पानी लेके चला गया, आग आया तो आग लेके चली गई। अरे आया कि नहीं है? तो अब अपने पास क्या नहीं है, एविडेंस ही नहीं है ना, क्रॉस चेक किससे करूं? अब क्रॉस चेक करने के लिए ही नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं बताइए दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि भैया सॉरी, मैं तो यहां पर कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, सही गलत का मैं निर्णय ही नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाता है बताइए दोस्तों, नो ओपिनियन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो 2 प्रकार की है, इसको और अच्छा कर सकते हैं, या अनक्वालिफाइड को जो है अपन एक और बोल सकते हैं, क्या, अनमॉडिफाइड। तो 2 प्रकार के ओपिनियन हो गए बेटा। पहला कौन सा हो गया, अनमोडिफाइड, दूसरा हो गया मोडिफाइड। अरे यस और नो? ऑब्वियस ही बात है बेटा। और अगर हम बात करें अनमॉडिफाइड के अंदर आ गया अनक्वालिफाइड क्लीन रिपोर्ट, मॉडिफाइड में क्या आ गया, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलो ये लास्ट में आप बना लीजिएगा डायग्राम को, अभी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिख दिया यहाँ पर, अगर कंस्ट्रेन आएगा, किस में कंस्ट्रेन आएगा बेटा,
on the scope of the audit that impair audit ability to express unqualified opinion. अगर आप unqualified opinion नहीं दे पा रहे हो तो आपको इसके बारे में क्या देना पड़ेगा, रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट में फिर आप या तो क्वालिफाइड लिखोगे या तो एडवर्स लिखोगे या तो डिस्क्लेमर लिखोगे, जो जैसा रहेगा वो आपको सोचना है। सर हम कैसे सोचेंगे? पीजे, प्रोफेशनल जजमेंट, यही तो एक्सपीरियंस, यही तो नॉलेज, यही तो ट्रेनिंग सिखाएगा, कहाँ एडवर्स लिखना है, कहाँ डिस्क्लेमर लिखना है, कहाँ क्वालिफाइड लिखना है। समझ में? तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। या तो आप चाहें तो ये पूरा का पूरा 5 पॉइंट लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। आपको बहुत पढ़ने का मन है तो बेटे नीचे भी मार्क्स दे, तो ठीक है। ऊपर वाला लिखो, नीचे वाला बहुत ज्यादा लंबा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो ऊपर जो दिया हुआ है अगर आप ये भी लिखते हैं 100% मार्क्स मिलेंगे। हालांकि नीचे भी वही सेम बातों को लिखा हुआ है बट थोड़ा एब्सर्ड वे में लिखा है, मैंने ऊपर अच्छे से जमा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का अच्छे से? तो दिस इज व्हाट दोस्तों इंपॉर्टेंट। क्या यहां तक ये चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? पक्का? चलो अब अपन आ रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब मैंने जैसा बताया था कि ऐसे 200 इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर मैं इससे भी ऊपर कोई सीरीज को रखता हूं या कोई स्टैंडर्ड को रखता हूं, कोई लेक्चर को रखता हूं, वो है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर अगर आपने खोया तो आपने सब कुछ खो दिया बेटा ऑडिट का। आपको शायद ही आगे की चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए आपको ऐसे 200 से भी ऊपर अगर कोई स्टैंडर्ड को मैं प्लेस करता हूं या कोई लेक्चर को मैं प्लेस करता हूं, वो है आज का लेक्चर जिसमें अपन बात करेंगे ऐसे कौन सी 500। ऐसे 500 सर किसकी बात करता है? अभी अभी अपन एक नया वर्ड सीखा था, ऑडिट एविडेंस। कल की क्लास में सीखा था, क्या सीखा था? ऑडिट एविडेंस। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ऑडिट एविडेंस कैसा होता है। तो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होता है। समझ में? सीए बन जाओगे तो तुम्हारे नाम के आगे क्या लग जाएगा? सीए। वैसे ऑडिट एविडेंस जो है उसके नाम के आगे हमेशा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट चलेगा ही चलेगा। मतलब जब जब ऑडिट एविडेंस बोलो सामने क्या बोलो? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसे प्यार से बोलते हैं SAAE, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये स्टैंडर्ड जो है ये बात करता है किसके बारे में? ऑडिट एविडेंस के बारे में। तो पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा साहब व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। तो आप भी मुझे बता सकते हैं ऑडिट एविडेंस क्या होता है। कोई तो भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको पा करके ऑडिटर क्या करता है? ओपिनियन फ्रेम करता है। अरे कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको देख करके ऑडिटर क्या करता है? अपना ओपिनियन फ्रेम करता है। ऐसे इंफॉर्मेशन को अपन क्या बोलेंगे? ऑडिट एविडेंस। तो आइए दोस्तों क्या लिखा है इंग्लिश में, देखिए क्या लिखा है। इट इज अ इंफॉर्मेशन यूज by auditor in arriving at the conclusion on which auditor's opinion is based। अब ये आपको कहां मिलेगा? तो बेटा ये आपको जो ऑडिट एविडेंस है ये आपको मिल सकता है या तो कहां पे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, या फिर मिल सकता है अदर इंफॉर्मेशन में। या फिर कहां पे मिल सकता है बताइए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, या तो फिर कहां पे मिल सकता है? अदर इंफॉर्मेशन में। सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स चेक करना है, जल्दी बताओ सेल्स चेक करना है तो उसके लिए एविडेंस क्या है? सेल्स इनवॉइस, वेरी गुड। परचेज चेक करना है तो इसके लिए क्या है? परचेज इनवॉइस, वेरी गुड। मेरे को मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको मैंने क्या किया? पेमेंट किया सैलरी का। तो किस आधार पे पेमेंट किया होगा? वो कितने दिन आए हैं, तो उसके लिए क्या चेक किया जाएगा? अटेंडेंस रजिस्टर। यस और नो? यस। तो जैसे कि ये जो चीजें हैं ये हमारे हो जाते हैं इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एग्जाम्पल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दोस्तों? इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरल एंड सब्सिडरी लेजर, जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट, स्प्रेडशीट्स, ये सारे हो जाते हैं क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या ये बात समझ में? कुछ अदर इंफॉर्मेशन से भी हमें कुछ चीजें पता चलती है। एग्जाम्पल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जब मीटिंग बनती है तो मीटिंग के बाद क्या बनता है? मिनट्स। तो भैया वो मिनट्स से भी हमें कुछ कुछ चीजें पता चल जाती है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कौन से कागज में लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जैसे सेल्स का इनवॉइस बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी कुछ बनता होगा ना? बनता है क्या? बनता है क्या? बनता है क्या? बनता है क्या? जल्दी जवाब दो। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। नहीं बनता, ऑब्वियस ही बात है। कहां से बनेगा? इसको कोई फॉर्मूला है क्या? आंसर इज नो। कहीं बाहर से आता है क्या? आंसर इज नो। ये तो मन से निकलता है। किसके? मैनेजमेंट के। मुझे मन से निकल रहा है कि यहाँ बच्चे बेटा फीस खा जाएंगे, तो मैं क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर मुझे लग रहा है कि यार नहीं है सब कुछ सही चलेगा, मैं नहीं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये तो मेरे मन से निकल रहा है ना, इसका क्या नहीं है? कोई कागज पत्तल नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, तो तुम चेक कैसे करोगे? कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको मुझसे ही तो पूछना होगा। मेरे मन से निकला तो मुझसे ही बात करोगे ना। तो दिस इज व्हाट रिटन कम्युनिकेशन। अरे आया कि नहीं है? अब ये रिटन कम्युनिकेशन आप इंटरनल पार्टी से करते तो हो जाता है मैनेजमेंट। कई बार कम्युनिकेशन आप मेरे अलावा बाहर के लोगों से भी करते हो। एग्जाम्पल कल की बात की थी अपन ने, हर्ष का कुछ अपना याद आ रहा है? हर्ष का 1 लाख रुपए का कुछ लफड़ा था, तो आपने मुझसे क्या बोला? किससे बात करो? हर्ष से।
याद आ रहा है? तो वही तो हो गया रिटन कम्युनिकेशन। बोलो यस और नो, पक्का? या फिर मैनुअल कंटेनिंग व्हाट दोस्तों? डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दीज आर अदर इंफॉर्मेशन, दीज आर अदर इंफॉर्मेशन। यहां से भी क्या मिलता है? क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। सब ऑडिट एविडेंस क्या होता है? अगेन मेरे साथ बोलेंगे, इट इज अ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। यहां पर दो चीजों से निकलता है, पहला इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरा हो जाता है अदर इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, सब्सिडरी लेजर्स हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई, इनवॉइसेस हो गए। अदर मैटर में बात किया जाए तो मैनुअल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो गए, मिनट्स हो गया, या फिर क्या हो गया बेटा, जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन, जो कि हम मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट? सिंपल। चलो, अभी मैंने बताया आप सीए बनेंगे, आपके नाम के आगे क्या लगेगा? ऑडिट एविडेंस के नाम के आगे क्या लगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। वे सफिशिएंसी रिफर्स टू क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस रिफर्स टू क्वालिटी। याद आ रहा है? पक्का? अच्छा, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वालिटी है, ये एक जैसी होगी ना हर जगह पर? नाटा क्लासेस में जितने एविडेंस कलेक्ट करोगे उतने ही एविडेंस किसी बैंक के अंदर भी कलेक्ट करोगे ना? अलग अलग होगा। बैंक में कम करोगे, ज्यादा करेंगे, नाटा क्लासेस में कम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं नेचर ऑफ द एंटिटी को देख करके सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऊपर नीचे होता है। अच्छा, मेरा फ्रूट का शॉप है, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में है 50 किलो एप्पल। एक है नाटा ज्वेलर्स, वहां पे 50 किलो गोल्ड। किसको चेक करोगे? अंदर घुस घुस के। गोल्ड को कि एप्पल को? गोल्ड को। एप्पल को क्या छोड़ भी सकते हो? 50 किलो है, 200 रुपए के 10,000 रुपए। 50 किलो गोल्ड, 50 इंटू 64,000 भी 10 ग्राम का है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1000 ग्राम कितने का हो गया? 64 लाख का। 64 लाख इंटू कितना करो? 50। जो भी फिगर आ रहा है, जो यहां से बाहर जा रहा है, उतना ही बड़ा फिगर का क्या रखा है वहां पे? गोल्ड। तो आप गोल्ड की चेकिंग एकदम बकायदा। आप मेरे से नहीं पूछोगे सर एप्पल फ्रेश है नहीं है, क्या है, ओरिजिनलिटी दिखाओ, खा के देख लूं क्या, मीठे फीके, ये सब आप नहीं करोगे। लेकिन वहां जब गोल्ड में घुसोगे तो आप तौलोगे, हाँ 50 किलो है कि नहीं, इसके सर्टिफिकेट दिखाओ, इसका बिल दिखाओ। आप एक एक चीज को चेक करोगे वहां पर। क्यों? बिकॉज गोल्ड क्या है? मटीरियल। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द आइटम ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा, अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझो, एक रेशियो आपने पढ़ा होगा जीपीआर। ये क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अलग अलग साल है बेटा, 2017, 2018, 2019, 2020, मान के चलो 21 का ऑडिट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये जीपीआर आया होगा, लाइक 17 में आया है 9.5%, फिर यहाँ पे आया 9.8%, यहाँ पे आया 9.9%, यहाँ पे आया 10%, यहाँ पे आया 80%। क्या 2021 में कुछ गड़बड़ दिख रही है? एबनॉर्मल है, क्योंकि भाई जीपीआर 80% हो गया। सर सेल बढ़ गई ना इसलिए। अरे सेल बढ़ने से रेशियो में कभी इफेक्ट होता है क्या? रेशियो तो सेम ही होता है ना, जो परसेंटेज में निकाला उसके बेस में क्या है? 100। तुम समझ रहे हो? इसीलिए लोग आपका परसेंटेज पूछते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लोग आपसे क्या पूछते हैं? आपका परसेंटेज कितना आया। तो परसेंटेज सब जगह सेम रहता है। जैसे एग्जांपल, आपने 12th में 600 मार्क्स का पेपर लेकर तुम्हारे 300 आए, 50%। ठीक है, बहुत पिटे उस दिन कि बेटा 12th में ऐसा किया। अब सोचो ग्रुप 2 लेकर 300 मार्क्स का, 300 के 300 आ गए, तो भी पिटना चाहिए क्या? आंसर इज नो। उस समय तो बेटा आपका स्वागत होना चाहिए, फिर भी कुट गए क्योंकि तुमने कितना बताया? 300 बताया। तो भाई इसीलिए तो अपन परसेंटेज बताते हैं कि 12th में मेरे 600 में से 300 आए, मतलब 50%। अगर मेरे ग्रुप 2 में 300 में से 300 आ गए तो मेरे 100%। तो इसलिए अपन 100% बोलते हैं, वो 100 में आ जाता है ना। फिर टू द बेस सब क्या है? 100। तो कभी भी ये बोलना कि अरे यहां पर तो मेरी सेल इंक्रीज हो गई होगी इसलिए 80%। अरे नहीं भाई, सब डिवाइडेड बाय 100 है, सब डिवाइडेड बाय 100 है। गेटिंग अ माय पॉइंट और नॉट? सबका बेस सेम है बॉस, इसीलिए तो जीपीआर निकाला जाता है। अब जीपीआर में अगर मान लीजिए 80% आ रहा है, मतलब कुछ अब नॉर्मल है। यहाँ पे चेकिंग ज्यादा करोगे कम करोगे? कम करेंगे।
ज्यादा करेंगे ना बॉस, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, नेचर ऑफ द आइटम, मटीरियलिटी ऑफ द आइटम, नेचर ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, फिर जो हमारे रेशियोज वगैरह कैलकुलेट किए प्रीवियस ईयर से, ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं क्या सफिशिएंसी होगी और क्या एप्रोप्रिएटनेस होगी। तो आइए दोस्तों पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्टर्स विच अफेक्ट सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। तो पहला है नेचर ऑफ द आइटम, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कैसा है आप मुझे बताओ ना, जहां का इंटरनल कंट्रोल खराब होगा वहां पे क्या करोगे, ज्यादा चेक करोगे क्या, वेरी गुड बेटा। नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, मटीरियलिटी ऑफ द आइटम, एक्सपीरियंस गेन, ट्रेंड इंडिकेटेड। ये सारी चीजें हैं जो किसको अफेक्ट करती है, बोलो, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को, किसकी, ऑडिट एविडेंस की। अंदर तक गई ये बात, पक्का, अच्छे से चल। अब ऑडिट एविडेंस जो है दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, एक होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑडिट एविडेंस आपको मिलेंगे दो प्रकार के, एक होता है दोस्तों इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक क्या होता है बताइए बेटा, इंटरनल, और एक कौन सा होता है, एक्सटर्नल। एक होता है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस में आपको तीन मिलेंगे दोस्तों, एक होता है रिटन, एक होता है ओरल, एक होता है हमारा विजुअल। एक होता है रिटन, एक होता है ओरल, एक होता है विजुअल। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दोस्तों, नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कौन कौन से होते हैं बताइए, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या ये बात समझ में, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट एविडेंस, नाम से क्या लग रहा है, ऐसा ऑडिट एविडेंस जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होगा। जैसे मुझे बताइए, आपने जब नाटक क्लासेस में फीस पे किया तो क्या नेहा मैम ने आपको रिसिप्ट बना के दिया, यस। ये कहां बना रिसिप्ट, नाटक क्लासेस के अंदर। और जब चेकिंग करेगा मेरा ऑडिटर तो इसी रिसिप्ट के दम पे तो क्या करेगा, रिसिप्ट बुक के दम पे क्या करेगा, चेकिंग करेगा एंट्रीज की। मतलब ये कौन सा ऑडिट एविडेंस हो गया, इंटरनल। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ना अभी ये मोबाइल परचेज किया, इसका बिल बना होगा क्या मोबाइल का, यस। कौन ने बना के दिया, जहां से परचेज किया, और अभी वो बिल कहां रखा हुआ है, नाटक क्लासेस में। अब अगर आप एक सीए आएंगे और मेरी एसेट में देखेंगे आईफोन है, तो वो एसेट का बिल मांगोगे तो बिल बना कहां है, बाहर, और रखा कहां है, नाटक क्लासेस में। और सेल्स रिसीट जो कि अभी मैम ने बना के आपको दिया, वो बना कहां है, अंदर, और रखा भी कहां है, अंदर। रखा भी तो अंदर ही है, कैसे फोटोकॉपी उसकी कार्बन कॉपी उसी से तो चेक होगा। तो मतलब ऐसा ऑडिट एविडेंस जो अंदर बना अंदर ही रह गया, इंटरनल। ऑडिट एविडेंस जो बाहर बना और अंदर रह गया, एक्सटर्नल। आया कि नहीं है, कौन सा रिलायबल होगा, एक्सटर्नल। कौन सा रिलायबल कम होगा, इंटरनल। समझ में आया। सेल्स वाउचर इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एंड परचेज वाउचर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल। तीन डिफरेंस मिल गए, पक्का। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर तीन होते हैं, रिटन, ओरल, विजुअल। व्हाट इज रिटन, लिखा हुआ। अब अगर मुझे आपसे बातचीत करनी है तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल रिटन डॉक्यूमेंट आपसे ले लिया, लिखवा लिया, तो ये क्या हो गया, रिटन। आपसे बातचीत किया, मुंह से पूछा, तो ये क्या हो गया, ओरल। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है, ध्यान से समझना, क्लोजिंग स्टॉक का जो फिगर आता है ये कौन निकालता है, ऑडिटर की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट निकालता है क्या, यस और नो। अच्छा, मैनेजमेंट इस फिगर को निकालता है, तो मैं जानना चाहता हूं मैनेजमेंट इस फिगर को कैसे निकालता होगा, काउंट करता होगा, बहुत सही बेटा। अब मैं जानना चाहता हूं अगर मैनेजमेंट इसे काउंट करके निकालता है, तो अब ये भी बताइए मुझे कि जो मैनेजमेंट है इसे काउंट करवाता होगा, अब ऑडिटर को ये पता करना है कि वाकई में ये सही है या नहीं है, तो ऑडिटर इसे कैसे चेक करेगा, जाके देख लेगा उन्हें क्या होते हुए, काउंट करते हुए। इसे क्या बोलते हैं, विजुअल। तो एक होता है रिटन, एक होता है ओरल, एक होता है विजुअल। कोई भी डाउट इसमें, फिक्स है, पक्का। चलिए, तो आइए दोस्तों देखेंगे किसके बारे में दोस्तों, नेचर। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स आप देख सकते हैं दोस्तों, दो होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ऑन द नेचर होता है डॉक्यूमेंट्री, विजुअल और ओरल। आइए, इंटरनल में क्या दिया हुआ, इट इज वन दैट हैज बीन क्रिएटेड विद द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। For example, duplicate sales invoice, minutes books, inventory report.
एक्सटर्नल में क्या दिया, विच ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक स्टेटमेंट, लीज अग्रीमेंट, परचेज इनवॉइस कंफर्मेशन। डिपेंडिंग ऑन द नेचर में कौन कौन से, डॉक्यूमेंट्री, विजुअल। डॉक्यूमेंट्री में क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट, इसमें क्या दिया, ऑब्जर्वेशन, या ओरल में क्या है, वेयर देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटरनल के बारे में क्या दिया हुआ है, इंटरनल में बोला हुआ है इट इज क्रिएटेड एंड रिटेन विद क्लाइंट, और ये क्या है, आउटसाइड द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, इनसाइड द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी, लेस रिलायबल, मोर रिलायबल, सिंपल। चलो, फिर यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर। ऑडिट एविडेंस में रिलायबिलिटी को लेकर के सवाल है, तो मैं ही आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएंगे दोस्तों, कौन सा ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, रिटन की ओरल, एक्सटर्नल की इंटरनल, ओरिजिनल की डुप्लीकेट? जो मैंने खुद ने निकाला एज एन ऑडिटर वो अच्छा है कि किसी और ने इनडायरेक्टली निकाल के दिया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो क्या मैं इंटरनल ऑडिट एविडेंस को भी अच्छा मान सकता हूं? यस। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब मैनुअल और ऑटोमेटेड, इसमें कौन सा अच्छा है? मैनुअल और ऑटोमेटेड? ऑटोमेटेड, मैनुअल, मैनुअल ऑटोमेटेड, मैनुअल ऑटोमेटेड, सोच लो। वेरी गुड। लेकिन हम देख रहे हैं ऑडिट एविडेंस, हमें यह देखना है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कहां पर पकड़ी जा सकती है, कहां पे नहीं पकड़ी जा सकती। आप ये देख रहे हो कि सर ऑटोमेशन से काम फटाफट होता है, ऑटोमेशन से काम एक्यूरेट होता है, ठीक है, आपके धंधे के लिए ठीक है, मैं तो ऑडिटर हूं। अगर आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पर कभी भी बिल को डिलीट किया जा सकता है, यस और नो? आज अगर मेरे को देखो, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ग्रीन 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 बनाया, ये लो भाई, ये ग्रीन ग्रीन हो गया डिलीट। क्या आपको कभी पता चलेगा यहाँ कहीं ग्रीन ग्रीन था? लेकिन आपने जो अपनी बुक में गोदागादी की है, बाद में मिटाना है, क्या ऐसा है, हो सकता है क्या अलग? नहीं। तो मैनुअल में जो हो गया उसको अलग करने के लिए फाड़ना फूड़ना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा, वो दाग छोड़ जाएगा। बट ऑटोमेटेड में तो आप जान ही रहे हैं बेटा कि आज कंप्यूटर की दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑटोमेटेड वाले इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे कौन होते हैं बताओ? मैनुअल होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? फिक्स है, पक्का, अच्छे तरीके से? चलो, तो ये जो बात है अपन ने ये देख लिया दोस्तों, दैट इज अबाउट द रिलायबिलिटी। पढ़ सकते हैं क्या दिया हुआ है? डॉक्यूमेंट्री फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल है ओरल से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल है फोटोकॉपीज से, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, सॉरी, अगर हमने ये देख लिया। उसके अलावा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस से निकाला जाए, इंटरनली इंक्रीज हो सकती है अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हो, डायरेक्टली जो ऑडिटर निकालता है वो मोर रिलायबल है देन इनडायरेक्टली अगर वो निकाले, एंड डिफरेंट सोर्सेस या डिफरेंट नेचर के कैसे होने चाहिए? कंसिस्टेंट, एकदम सिंपल, पक्का, यहां तक जिंदा हो? क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं अगले 20 मिनट तक के, उससे बड़ा बेसिक पूरे ऑडिट का कुछ नहीं है, तो सिर्फ वार्म अप था जो मैंने करा दिया। क्या मैं आ जाऊं उस चीज पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है? चलो, अब जो अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उस कंसेप्ट का नाम है ऑडिट प्रोसीजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या नाम है बताएंगे? ऑडिट प्रोसीजर। सर व्हाट इज दिस ऑडिट प्रोसीजर? नाम से समझ में आ रहा है, ऑडिट को करने का प्रोसीजर। जब भी आप ऑडिट करने के लिए आएंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले रिस्क को असेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिस्क को असेस करना पड़ेगा। सर ये क्या होता है रिस्क को असेस करना? पहले तो ऑडिट करने से पहले एकदम ध्यान से एक एक शब्द को सुनना। ऑडिट को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम एज एन ऑडिटर मेरा यही रहेगा कि मैं ये देखूं कि यहां पे रिस्क कितना है। जब पता चलेगा कि यहां पे रिस्क ज्यादा है तो मुझे समझ में आ जाएगा मेहनत ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, तो मेरी पूरी वर्किंग उसके हिसाब से बैठेगी। समझ में आ रहा है?
तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बहुत गहराई में इस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन मैं आपको अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई अभी आप उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। तो इसके लिए अपन एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ऐसे 315, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नाम ही इतना बड़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन पहले करते हैं इसमें, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बस बता दिया, समझा दिया, थोड़ा ज्ञान दे दिया, छोड़ देते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसका नाम है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्योंकि सिर्फ रिस्क को असेस करने से काम नहीं होगा ना, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अब ऑडिट प्रोसीजर की भी बात की जाए दोस्तों, तो भाई ऑडिट प्रोसीजर भी ना बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, और एक को अपन बोलेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर। एक को क्या बोलते हैं बताइए, कंप्लायंस प्रोसीजर, और एक को क्या बोलते हैं बताइए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सर व्हाट इज दिस कंप्लायंस प्रोसीजर? देखो बेटा, आप मुझे बताइए, आपको स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है? बताओ। स्मार्ट वर्क। अगर मैं आपको बोलूं नाटा क्लासेस में आओ बेटा ऑडिट करो, तुम धड़धड़ अंदर घुसे, आपने बोला नया मैम सारी रसीद दे दो जो पूरे साल भर में बच्चों की आई है, वो रिसिप्ट बुक मैम ने आपको इतनी सारी निकाल के दे दी, आपके सामने रख दी, अब बैठ के एक एक पन्ना देख रहे हो। ओके 5,000, हाँ भाई 5,000 की एंट्री, 10,000, हाँ भाई 10,000 की एंट्री, ओके 25,000, हाँ भाई 25,000 की एंट्री, 30,000, अरे यार यहाँ 35,000 की एंट्री, ओहो छोड़ो काटो 30,000। तो भैया अगर आप ऐसे 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 करते रहोगे तो भाई आप हार्डवर्क कर रहे हो। आज साल भर में मेरे इंस्टीट्यूट में 5-6 हजार रिसिप्ट फटती होगी, उस 5-6 हजार रिसिप्ट को अभी चेक करोगे, फिर मेरे बुक्स का बिल चेक करोगे, फिर मेरा रेंट का बिल चेक करोगे, फिर मेरे एसेट्स के बिल चेक करोगे, फिर मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस के बिल चेक करोगे। अरे चेक करते 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 कितना सारा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई कैसा हार्डवर्क करने का मतलब नहीं, स्मार्ट वर्क करो यार। जरूरी नहीं है 100% चेक करके भी क्या उखाड़ लोगे, क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे पाओगे, बोल पाओगे कोई माइका लाल इसमें गलती निकाल के बता दे? होंगी 1000 गलतियां, लेकिन आपको एश्योरेंस वैसे भी एब्सोल्यूट नहीं देना, तो काय को इतनी मेहनत करना? गेटिंग माय पॉइंट? पहले तो ये देख लो आपका मंजिल क्या है। आपकी मंजिल एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना नहीं है, तो काय को इतनी मेहनत करना? अपने आप को तो भाई अपन को क्या करना है, रीजनेबल अश्योर करना है। अरे ठीक है भैया, बस ठीक है, अच्छा है, बहुत वाहियात नहीं है, उतना ही हो गया काफी है हमारे लिए, तो काय को उतनी मेहनत करने का? तो स्मार्ट वर्क करो ना यार, हार्ड वर्क काय को करने का? समझ में आया? तो इसीलिए क्या करने का कि सबसे पहले आकर के आपने तुरंत ऑडिटिंग नहीं चालू करनी, तुरंत चेकिंग नहीं चालू करनी। सबसे पहले समझो धंधा, फिर समझो धंधा करने का तरीका। और धंधा करने का तरीके का मतलब अगर मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या चेक करोगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अलग अलग इंटरनल कंट्रोल होंगे मेरे सिस्टम में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को क्या करोगे? चेक करोगे। एकदम जिंदा हो, मैं बोल रहा हूं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना नहीं। नींद आ रही है, कुछ हो रहा है, खड़े हो जाओ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं चलती क्लास में, सोने का नहीं है। समझ में? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर ये कैसे होता है? कोई इंटरनल कंट्रोल का कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? लो बेटा आपके लिए रहा एग्जाम्पल। ये इंटरनल कंट्रोल किसका? परचेजेस का। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, मुझे बताएंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंतर्गत एक होता होगा प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, एक दिन आएगा उसका रॉ मटेरियल खत्म होने वाला होगा। अब उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो वो क्या करता है? स्टोर मैनेजर को बोलता है, स्टोर मैनेजर उसको रॉ मटेरियल भेज देता है, प्रोडक्शन मैनेजर काम पे लग जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, ध्यान से समझना, ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं ऐसा करूं, अरे स्टोर मैनेजर जा रहा था, अरे स्टोर मैनेजर वो 10 किलो माल भिजवा दो, वो गया अंदर से 10 किलो ला के रख दिया। ऐसे काम करने में क्या हो जाता है, कल के दिन होगा ब्लेम गेम। स्टोर मैनेजर के पास मान लो माल कम है,
या प्रोडक्शन मैनेजर जो है फॉर एग्जाम्पल उसको माल चाहिए है, उसने स्टोर मैनेजर से मंगाया, स्टोर मैनेजर ने नहीं दिया, या दिया तो पता चला उसने रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर मान लीजिए स्टोर मैनेजर के पास माल खत्म हो गया, ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम पूछे भैया यार माल तो बहुत आया था, काम तो उतना हुआ नहीं, फिर माल कहाँ गया? स्टोर मैनेजर बोल रहा था नहीं नहीं साहब, प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझसे मंगाया था, मैंने सच में मम्मी कसम दिया था। तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा यार मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी सर, कोई तो ऑर्डर ही नहीं आया अपने पास। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में किसी ने घपला किया। ऐसा भी हो सकता है कि स्टोर मैनेजर ने बाहर बेच दिया रॉ मटेरियल को, यह भी हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर ने मंगाया हो लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन में ना यूज करके उसको बाहर बेच दिया। कुछ भी हो सकता है, एंटिटी बहुत बड़ी है। और आज धीरे 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 ऐसा करते करते 5-10 हजार 5-10 हजार 5-10 हजार करते करते लाखों करोड़ों का क्या हो सकता है बोलो? नुकसान होगा। किसको होगा? ओनर को होगा यार। और ओनर के बारे में पहले दिन मैंने बताया था आपको, ये ओनर जो है ना ये पीछे मुड़ के नहीं देखता, ये भाग रहा है। एक फैक्ट्री खोली, बोले बहुत अच्छा काम चल रहा है, दूसरी फैक्ट्री डाल देता हूं, तीसरी फैक्ट्री डाल देता हूं। उसको क्या पता बर्बादी उसका पीछा कर रही है। इसके लिए उसको क्या बनाना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल। इसीलिए वो एक आदमी रखता है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिटर। वही ये काम करता है इंटरनल कंट्रोल बनाने का। तो इंटरनल कंट्रोल की सबसे पहली चीज पता है क्या है? कोई भी एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फ्लो होना चाहिए बहुत शानदार तरीके से। एग्जाम्पल, जब फैक्ट्री में माल चाहिए होगा प्रोडक्शन मैनेजर को, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर जो है एक मटेरियल रिक्वायरमेंट नोट MRN निकालेगा। किसको देगा? वेयरहाउस वाले को। वेयरहाउस वाला देखेगा भैया हाँ ठीक है, तो वो उसे क्या करेगा? वो गुड्स को ट्रांसफर करेगा MRN के बेसिस पर। कल के दिन ब्लेम गेम का कोई सवाल ही नहीं उठता। साहब आपका MRN आया था, आपने 50 किलो माल मंगाया था और ये देखो MRN होने के गुड्स मैंने ट्रांसफर किया, आपके साइन लिए थे। कहते हैं हम पॉइंट इंटरनल कंट्रोल है। आपको नीचे बुक्स मिलती है क्या? नेहा मैम आपसे साइन कराती है, क्यों करा रही साइन? रिकॉर्ड के लिए ना। कल आके खड़े हो जाओगे सर मेरे को बुक ही नहीं मिली। भैया ऐसे अगर 10, 15, 20 बच्चे करते रहेंगे तो भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा। पता चला बच्चा क्या कर रहा है? किताब 2-2 बार ले रहा है। क्यों 2-2 बार पढ़ना? इसलिए नहीं, एक अपने दोस्त को देगा। अरे ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ना भाई। इसलिए मेरे यहां भी इंटरनल कंट्रोल है, हर चीज डॉक्यूमेंट होती है। कल का कोई टेंशन ही नहीं है अपन को। तो इसीलिए क्या हुआ? गुड ट्रांसफर हुआ। अब वेयरहाउस वाले के पास गुड्स क्या हुए? कम हो गए। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे गुड्स को ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर करने के लिए वेयरहाउस मैनेजर खुद नहीं जाता, उसके लिए अलग है। देखो बहुत अच्छी चीज है इंटरनल कंट्रोल में, एक काम एक ही इंसान करे या हो सके तो 2-4 इंसान करे। एक ही काम सबको मत दे दो, मतलब एक ही काम एक ही को पूरा मत दे दो, नहीं तो ये आराम से क्या करेगा बोलो? फ्रॉड करेगा। तो इसके लिए क्या किया? परचेज मैनेजर है। परचेज मैनेजर को बोलेंगे भाई, परचेज डिपार्टमेंट को फोन करेंगे, बोलेंगे भैया हमें परचेज की रिक्वायरमेंट है, 1000 किलो माल चाहिए। तो परचेज डिपार्टमेंट बाहर निकलता है, देखता है कि चलो पता करूं अभी मार्केट में माल कैसा मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। तो अलग अलग कोटेशन आते हैं, S1, S2, S3 से क्या आएंगे? अलग अलग कोटेशन। अब ये कोटेशन को परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, अच्छा लेने कौन जाएगा? परचेज का एक आदमी, कोई नॉर्मल एम्प्लॉय जाएगा, सबसे कोटेशन लेके आएगा। परचेज मैनेजर बैठ के देखेगा, अच्छा क्या क्वालिटी ऑफ माल दे रहा है, ओके क्या रेट पे दे रहा है, अच्छा इसको अपन को क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए। फिर वो क्या करेगा? डील करता है। अच्छा इसमें भी पता है लफड़ा कौन कर सकता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या कर सकता है? एम्प्लॉय अब परचेज मैनेजर क्योंकि बाहर नहीं निकला है, कहां से? अपने कैबिन से, तो उसको क्या कर सकता है? उसको झूठ झूठ बोल सकता है। यस और नो? जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ था? एग्जाम्पल ये हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल एक शुगर कंपनी है, शुगर को प्रोसेस करने वाली कंपनी थी, उसका ऑडिटिंग हम लोग करते थे। तो उसमें क्या हुआ? उसके अंतर्गत क्या हुआ कि भाई हमने एक चेक किया कि जो शुगर प्रोसेस करने के लिए शुगर लिया गया इस साल काफी महंगे में लिया गया, 10 रुपए किलो का अंतर आ रहा था। परचेज मैनेजर से पूछा यार बहुत महंगा नहीं हो गया इस बार, प्रॉफिटेबिलिटी भी हर्ट होगा? बोले हाँ साहब सब जगह मार्केट अब इन्फ्लेट हो गया, ये है वो है, थोड़ा ऐसा ऐसा। तो अब शुगर मैनेजर ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अपना तो सीधे दिमाग स्केप्टिज्म वाला, अपन को शक हो रहा। मैं कहा बढ़ते बढ़ते भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया, क्योंकि अपना काम क्या है, लाख किलो लेना पड़ता है, 4 लाख किलो 5 लाख किलो, अरे 1 रुपए का फर्क लाखों में डाल देता है। यहाँ तो 10 रुपए का फर्क है। सोचो 4 लाख किलो माल लेते हैं अगर हम, 10 रुपए का फर्क आता है तो 40 पेटी से प्रॉफिट डाउन हो जाएगा ना यार। और हम लोग इंटरनल ऑडिटर यही काम के लिए तो बैठे हैं यार। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई मैंने कहा यार ठीक है भाई, परचेज हुई है, कौन ने किया था, क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल दो।
तो आया, उन्होंने बताया सर ये देखिए परचेज मैनेजर गया था, ये अलग अलग लेके आया, एक नवकार ट्रेडर्स का, एक अरिहंत ट्रेडर्स का, एक महावीर ट्रेडर्स का, एक पारश्वर ट्रेडर्स का। उनका हमने चेक किया, एक ने बिल, एक ने कोटेशन दिया 33 रुपये का, एक 32.5 रुपये का, एक 32 रुपये का, एक 32 रुपये 75 पैसे का। मतलब सबसे कम कौन सा है? महावीर ट्रेडर्स का। हमने साहब उनको ऑर्डर दे दिया, क्या कर सकते थे, क्वालिटी इनकी भी ठीक थी, मंगाया था माल, सबके क्वालिटी लगभग सेम लगी सर। क्या बोला उसने? सबकी क्वालिटी सेम लगी लगभग, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, और महावीर सही में दे रहे थे। तो हमने महावीर ट्रेडर्स को क्या दे दिया? पूरा बल्क ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा अच्छा। हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर्स को, जब परचेज की जो कोटेशंस आए थे उसको खोल के देखा अच्छे से, तो उसमें एक चीज़ जो थी वो दिख रही थी, पता है क्या? फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर देखो ऐसे थे, 9827187200, 9827187199, 9827187198, 9827187197। ये क्या है? सीरीज है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जब कई बार फैमिली में नंबर्स लिए जाते, कोशिश की जाती है मैक्सिमम नंबर मैचिंग रहे, सीरीज में आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो जैसे नाटक क्लासेस में अगर अपन बात करें तो जैसे एक नंबर है हमारा जिसका नाम है 8878819888, एक ये नंबर है। तो हमारा एक नंबर और है 8518819888। तो हमारा क्या, ये सीरीज सेम है ना, आगे के बस 2 नंबर हमने चेंज किए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर सेम लोग नंबर ले रहे हो तो वो क्या हो, मतलब फेम फैमिली में तो सीरीज में आ जाए, मजा आ जाता है। इन्होंने भी लगता है वैसे ही किया। तो मैंने कहा बॉस ये तो यहीं पर ही लफड़ा समझ में आ रहा है कि पक्की बात है तुम्हारे परचेज मैनेजर ने सेटिंग कर ली होगी एक इंसान से, महावीर ट्रेडर्स वाले से, और उस महावीर ट्रेडर वाले ने अपनी अलग अलग फर्म्स का आपको क्या दे दिया, कोटेशन। आपने ध्यान भी नहीं दिया, जल्दबाजी में उठा के आपने 32 रुपये सौदा किया, मार्केट में बाहर निकलो तुम्हें 32 रुपये में नहीं, सस्ते में माल मिल जाएगा। तब पता चला कि हाँ माल तो 28-29 रुपये में अवेलेबल है, और हमने उस माल को कितने में ले लिया? 32 रुपये। क्या ये बात समझ में? तो आज अगर आप बात करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है, इससे समझ में आया कि भाई यहां पे गड़बड़ है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉल करेगा कोटेशन को, एक जन को देगा ऑर्डर। अच्छा अब क्या होगा, ऑर्डर देने के बाद वो माल आएगा, कहां पर आएगा? हमारे फैक्ट्री के गेट में। गेट से भी ऐसे ही घुसने मत दो, चौकीदार को बोलो रोको, पूरा गुड्स की चेकिंग करो, कितने डब्बे हैं, कि एक डब्बा क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तो एक गुड रिसीव्ड बनेगा, कितने आए, फिर अंदर स्टोर में जाएगा, स्टोर वाला भी चेक करेगा, ताकि कल के दिन क्या हो सकता है, स्टोर वाला मिल जाएगा किसके साथ, परचेज या मतलब उनके साथ, सप्लायर के साथ, कि तू भेजना 400, मैं बता दूंगा 500 आया था। तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो चौकीदार थोड़ी ना मिक्स है। ये चौकीदार मिक्स है तो स्टोर वाला मिक्स नहीं होगा। अब सारा दोनों ही मिक्स है तो तुम्हारी किस्मत खराब है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं तो दरवाजे लगाने होंगे। तो एक चेक लगा दिया मैंने, किसके ऊपर? वॉचमैन भी चेक करेगा, एक स्टोर मैनेजर अंदर लेगा तो भी चेक करेगा। अच्छा माल में भी जो सैंपल भेजा है वैसा ही है कि नहीं, तो उसके लिए एक बार क्या होगी, क्वालिटी टेस्टिंग। क्वालिटी टेस्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे बताइए, फिर हम गुड्स को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है हम गुड्स को रिजेक्ट भी कर दें, क्यों? क्योंकि कई गुड्स अच्छे नहीं आए, क्वालिटेटिव नहीं आए, मिक्स्ड थे, सही नहीं समझ में आए, पैकेट फटा हुआ था, पानी गिरा हुआ था, कुछ भी था, वो रिटर्न में जाएंगे। तो बाकायदा उसका रिटर्न बनेगा। तो स्टोर वाला बोलेगा भैया क्या, गार्ड बोल रहा है भैया 10 डब्बे आए, छोटा फिगर ले रहा हूं, 10 डब्बे आए अंदर। वो स्टोर वाला बोलेगा भैया मैंने 8 ही डब्बे अंदर किए, 2 कहां गए? सर वो गुड्स ना रिटर्न कर दिए तो 2 डब्बे सही नहीं थे। अच्छा ठीक है भाई, है गुड्स रिटर्न नोट? हाँ साहब है, डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है भाई, सब एकदम स्टेज बाय स्टेज चल रहा है। अब क्या होगा, वहां पे गुड्स रिटर्न हो गए 2 डब्बे, वहां से फाइनल इनवॉइस आएगा। फाइनल इनवॉइस आएगा और किसके पास जाएगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, कि साहब 8 डब्बों का है। और पता चला 8 डब्बे के बदले उसने इनवॉइस भेज दिया 10 डब्बे का। फ्लॉ है यहां पर। यस, तो वो क्या करेगा, गुड्स रिटर्न नोट देखेगा, अच्छा ओके ये तो 2 वापस कर दिए थे, तुमने बिल सही नहीं भेजा, 10 का भेजा, वो तो हमने वापस कर दिए थे। बोले ओ सर सॉरी दिमाग से निकल गया था, ठीक है 8 का भेजा हूं, रिवाइज इनवॉइस आया। अब अपन ने चेक कर लिया, स्टोर वाले से बात कर लिया, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, उसने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, और फिर वहां से क्या हो जाएगा बताइए, पेमेंट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या हुआ, गुड्स रिसीव्ड हुए 9800, परचेज रिटर्न हुए 200, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुए, इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, पूरा काम हुआ।
9800 वेयर हाउस में गए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताया 9800 आए हैं, और उसने अच्छा कुछ एडवांस भी देना पड़ा होगा, सप्लायर ऐसे थोड़ी ना भेज देगा 10,000, तो एडवांस को माइनस करके रिकनसाइल किया, क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कई बार ऐसा हो जाता है एडवांस दिया ही भूल जाते हैं, होता है, तो भैया अकाउंट्स डिपार्टमेंट को उधर पे इंटरनल ऑडिटर पकड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल ठीक से नहीं है। तो आप अगर देखो पहले कि इंटरनल कंट्रोल इनका कैसा है, अगर आपको इतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इतना प्यारा है तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है कि कम है, कम है कि ज्यादा है, कम है, तो ऑटोमेटिकली अपन क्या करेंगे, चेकिंग कम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अपन पहले लगा रहे हैं कंप्लायंस प्रोसीजर जिसमें अपन कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत एक्चुअली में अपन क्या पता करना चाहते हैं, अपन पता करना चाहते हैं तीन चीजें जिसे अपन बोलते हैं इको। क्या पता करना चाहते हैं, इको। पहला हो जाता है एग्जिस्टेंस, दूसरा हो जाता है कंटिन्यूटी, और तीसरा हो जाता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो ये तीन चीज होगी, क्या होगी बताइए, चेकिंग होगी। क्या ये बात समझ में है? अच्छा, अगर अभी अभी मेरी आपसे बात हुई कि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं हुआ तो आप चेकिंग ज्यादा करोगे कम करोगे, यही चेकिंग को ही अपन नाम देते सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ये जो बोला ना चेकिंग करेंगे, अभी चेकिंग कहां हुई यार, अभी तो इंटरनल कंट्रोल की स्टडी हुई है। अब अंदर घुस के कागज पत्तर चेक करोगे ना तब समझ में आ गया ज्यादा कागज चेक करना है कि कम कागज चेक करना है। तो उसके लिए क्या होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के दम पे आप क्या सेट करते हो बताओ, NTE आप सेट करोगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर का। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का अंदर हो मेरे साथियों? चलो, अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर की बात की जाए तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर दो चीजें होती है, एक को बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल और एक होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जो टेस्ट ऑफ डिटेल होता है उस टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर भी दो चीजें होती है, एक होता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होता है टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। फोकस रहेगा इस पे, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और टेस्ट ऑफ व्हाट दोस्तों, बैलेंसेस। मैं जानना चाहूंगा दोस्तों ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? सेल्स, परचेज, ठीक है। बैलेंसेस, एसेट लाइबिलिटी। सेल परचेज कौन सा आइटम है, P&L, और ये कौन सा आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है। चलो भाई, चलो एक बनाते हैं अपन, क्या, ट्रेडिंग P&L। यहां पे लिखिए सेल्स, सेल्स लिखिए 50 करोड़ रुपए। कितनी लिखिए, 50 करोड़। मैं जानना चाहता हूं इस सेल्स में आप क्या चेक करना चाहते हो, क्या चेक करना चाहोगे? ये 50 करोड़ देख करके आपके मन में क्या आ रहा है, क्या चेक कर लूं? 50 करोड़ की सेल्स हुई है या नहीं हुई है? ओके, वेरी गुड। और ओके, हुई है तो सही सबूत से ही अपन चेक करेंगे, तो वो तो हुई है या नहीं हुई है उसी में ही आ गया। ओके, पूरी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं हुआ कि सेल 51 करोड़ की हुई थी, इन्होंने डाला कितना है, 50 करोड़। तो अपन क्या चेक करना चाहते हैं, अपन चेक करना चाहते हैं पहली चीज दैट इज नोन एज कंप्लीटनेस। दूसरी चीज अपन चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 50 करोड़ सही है कि नहीं, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, मेजरमेंट। फिर ये भी चेक करना है कि ये इसी साल ही हुई कि नहीं हुई, और वाकई में हुई कि नहीं हुई। तो आप क्या चेक करना चाहते हैं, ऑकरेंस। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। बैलेंस शीट लेते हैं एक, उस बैलेंस शीट के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो भाई $75 लाख की BMW लिखी है मेरी एसेट में।
क्या चेक करना चाहते हो? क्या वो BMW है या नहीं है? अच्छा, मेरी ही है कि नहीं है? ओनरशिप मतलब मेरा राइट्स है कि नहीं इसके पास? 75 ही है कि नहीं? क्योंकि 75 माइनस डेप्रिसिएशन होकर के 75 तक आई होगी, तो सही डेप्रिसिएशन लगाया कि नहीं लगाया? मतलब सेल्स के केस में आप चेक करना चाहते हो उसकी कंप्लीटनेस, उसकी मेजरमेंट, उसकी अकरेंस, ठीक है। एसेट में चेक करना चाहते हो उसका एग्जिस्टेंस, उसका राइट्स, उसका वैल्यूएशन। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो एक्चुअली में आप यहां पर क्या चेक करना चाहते हो? ये तीन चीजों को यहां पर चेक करना चाहते हो, इन तीन चीजों को। जो चीजों को आप चेक करना चाहते हो उसे अगर मैं टेक्निकल टर्म दूं तो इसे बोलते हैं एसर्शन। क्या बोलते हैं? एसर्शन। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो राइट्स है, ये जो वैल्यूएशन है, ये है एसर्शन। ये जो मेजरमेंट है, ये जो अकरेंस है, ये जो कंप्लीटनेस है, ये भी क्या है? एसर्शन। तो एसर्शन का मतलब होता है कि एक कंसेप्ट पे आप जो चेक करना चाहते हो उसे अपन क्या बोलेंगे? एसर्शन। और एसर्शन ही वो चीज है, वो मंजिल है जिससे हमें रास्ता तय करना पड़ेगा। आप मेरे साथ रहो, लिखो मत, अभी सिर्फ ध्यान देते रहो, ठीक है। सब लिखने का, ये सब चार्ट आप ही के लिए लिखे ना, ये देखो अच्छे से लिखा, ये सब इतना प्यारा प्यारा चार्ट बना है, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, आप बस इस पर ध्यान दो। ये सब आपके ऐप में मिल जाएगा, नहीं तो लिखने का टाइम मिलेगा। अभी तो बस सुनो। मुझे ये बताओ, BMW की एग्जिस्टेंस चेक करनी, कैसे चेक करोगे? देख करके, आपने बताया। जा करके क्या करेंगे? देखेंगे, मतलब विजुअल तरीके से ऑडिट एविडेंस लेंगे, समझ में? उसको मतलब वो अलग तरीका होगा, ठीक है, जा करके देखेंगे, ठीक है। सेल्स चेक करना है कि वो कंप्लीट है कि नहीं, अकर हुई है कि नहीं, उसको भी जाके देखेंगे ना। कैसे हो सकता है भाई? वो तो जा चुका है, आदमी आया, सेल हो गई, वो तो लेकर के जा चुका है सामान लेकर के। अपन थोड़ी ना वहीं बैठे रहेंगे कि सेल हुई है कि नहीं। मतलब अगर आपको कार चेक करनी है, एसेट चेक करनी है, तो उसके लिए एक तरीका अलग होगा, और अगर आपको सेल्स चेक करनी है तो उसके लिए तरीका अलग होगा। दोनों के लिए तरीके अलग हैं। यही तरीके को तो अपन प्रोसीजर बोलते हैं। तो ये जो तरीका अलग है, मतलब अगर आपको सेल्स चेक करना होगा तो आपको यूज करना पड़ता है एक तरीका, जैसे बोलते हैं वाउचिंग। क्या होता है? बोलेंगे वाउचिंग। और अगर मैं बात करूं किसकी दोस्तों? इसके लिए, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है वेरिफिकेशन। कई कई जगहों पर वाउचिंग यूज होता है, कई कई जगहों पर वेरिफिकेशन होता है, यूज होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें क्या होती है बताइए? यूज होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको चीज भी तो अलग अलग चाहिए। जब चीज अलग अलग चाहिए है तो उसका करने का मेथड भी अलग अलग होगा। इसीलिए अगर ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? वाउचिंग। और बैलेंसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन। क्यों अलग अलग करना पड़ेगा? क्योंकि हमें यहां पर क्या चेक करना है? कुछ अलग बातें। यहां हमें चेक करना है कंप्लीटनेस, यहां हमें चेक करना है अकरेंस, यहां हमें चेक करना है उसका मेजरमेंट, यहां चेक करना है क्या? उसका एग्जिस्टेंस, यहां चेक करना है उसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहां चेक करना है उसका वैल्यूएशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? अगर मैं बात करूं पूरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर की, तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को लगा करके तो हम ये सब पता करेंगे, क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर ही टेस्ट ऑफ बैलेंसेस आता है, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आता है। तो टेस्ट ऑफ बैलेंसेस में कुछ और चेक करेंगे, ये बात अलग है। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में कुछ और चेक करना चाहते हैं, ये बात अलग है। लेकिन पूरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर में तो ये फुल चेक करना चाहते ना। यस और नो? अच्छा, एक कॉमन चीज है जो दोनों में हम चेक करना चाहते हैं, उसका नाम है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या ठीक से उसे प्रेजेंट किया है कि नहीं? क्या होता है ना, सेल को प्रेजेंट करने का तरीका है कि सेल राइट साइड में दिखाओगे, लेफ्ट में दिखाओगे क्या? नहीं, राइट में दिखाओगे ना। जब कार लिखोगे तो लिखोगे बकायदा उसकी ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू, ऐसे ही दिखाओगे ना। तो एसेट में भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मेजरमेंट मैं चेक करूंगा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मैं चेक करूंगा सब कंप्लीट है या नहीं है, अकरेंस हुई थी कि नहीं हुई थी, वैल्यूएशन सही है या
नहीं है। मैं चेक करूंगा एग्जिस्टेंस है या नहीं है। मैं चेक करूंगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इन शॉर्ट मैं क्या चेक करूंगा, एमपी कवर। तो कोई आपसे पूछेगा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर की क्या असर्शन है, तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या है बताइए, एमपी कवर। क्या है बताइए, एमपी कवर। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? पक्का अच्छे से यहां तक फिक्स है एकदम तगड़ा। चलो भाई, अच्छा कोई अगर आपसे पूछे कंप्लायंस प्रोसीजर के क्या है, इको, एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। आइए क्या दिया हुआ है यहां पे, auditor performs two type of procedure, compliance procedure and substantive procedure. Compliance procedure, these are the tests designed to obtain reasonable assurance कि internal control are in place and are in effect. इसमें तीन चीजें चेक करते हैं, existence, operating effectiveness और continuity. Substantive procedure, these are the tests designed to obtain evidence as to the completeness, accuracy and validity of the data produced by the accounting system. जिसमें हमें चेक करना है measurement, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस, अकरेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन। जहां पे मेजरमेंट में हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं प्रॉपर अमाउंट पे। प्रेजेंटेशन में अपन आइटम की बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की नहीं, आइटम की बात हो रही है, मतलब वो ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है। कंप्लीटनेस में कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी तो नहीं है, ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन द एंटिटी रिलेवेंट पीरियड, एसेट और लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट एप्रोप्रिएट कैरिंग वैल्यू, एसेट और लाइबिलिटी एग्जिस्ट एट अ गिवन डेट एंड एसेट्स आर द राइट एंड लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन। क्या ये बातें समझ में आई आपको? पक्का अच्छे तरीके से दोनों चीजों में आ सकता है, मतलब कंप्लीटनेस एक ऐसी चीज है वैसे जो दोनों में आ सकता है। अभी वैसे मैंने आपको डिफरेंस करके बताया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी आप मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं। अभी एसर्शंस के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारे एसर्शंस दोनों में क्या दिखेंगे, कॉमन दिखेंगे। समझ में आए? पक्का। तो हमारे लिए मेन डिस्टिंग्विशमेंट करना नहीं है, वो तो अभी मैंने बताया क्योंकि आप एकदम प्राइमरी स्टेज पे तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया है। अभी एसर्शन के ऊपर क्या है, पूरा ज्ञान है। अगर आप यहाँ आगे बढ़ोगे तो देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसर्शन, ये पूरा ज्ञान है एसर्शन के ऊपर। एसर्शन एज टू अबाउट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अबाउट बैलेंसेस, अबाउट प्रेजेंटेशन, ये है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्का कोई भी डाउट तो नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए मैं वापस से रिवाइज कराना चाहूंगा। अगर अपन बात करें दोस्तों ऑडिट एविडेंस को, अगर हम बात करें व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर, तो ऑडिट प्रोसीजर मींस ऑडिट एविडेंस को निकालने का प्रोसीजर। अब ऑडिट एविडेंस को निकालने का प्रोसीजर कितने हैं बेटा? वैसे मेनली है दो, एक है रैप और एक है फैप। वह रैप का मतलब क्या हो जाता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और फैप का मतलब क्या हो जाता है बेटा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो बात करता है कि रिस्क को असेस करने की, समझ में आए? लेकिन ये अपन पढ़ेंगे कहां पे, ऐसे 315 में। अच्छा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात की जाए तो भाई यहां पर दो आ जाते हैं, एक हो जाता है कंप्लायंस प्रोसीजर, एक हो जाता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जो कंप्लायंस प्रोसीजर है भाई, यहां पर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इसकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, जिसके अंतर्गत हम तीन चीजों की बात करेंगे, ECO, दैट इज एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट इज कंप्लायंस प्रोसीजर करके, क्या होता है, NTE सेट होता है, किसका, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दो चीजें आती है, एक होती है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक होती है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में दो चीजें आती है, एक होता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होता है टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होता है वाउचिंग और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन। समझ में आया आपको? पक्का, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। पक्का, चल चल। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो ऑडिट एविडेंस के ऊपर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है ऑडिट एविडेंस के ऊपर, उसका मीनिंग, पहला जो अपन ने पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। एक आ सकता है रिलायबिलिटी के ऊपर, रिटन अच्छा है कि ओरल, मैनुअल अच्छा है कि ऑटोमेटेड, ओरिजिनल अच्छा है कि फोटोकॉपी। फिर एक क्वेश्चन आएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, दो, एक है
रैप फैप, फैप के अंदर है CPSP और CP के अंदर है TOC टेस्ट ऑफ कंट्रोल, SP के अंदर है TOD और SAP। SAP पर मैंने अभी तक कोई पूरी बात नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि वो चर्चा मैं आपके साथ अलग से 520 में करेंगे। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें TOD में दो आते हैं, TOT TOB, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आता है बताइए? हाँ क्या आता है बताइए? वाउचिंग। अगर अपन बात करें टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन की चेकिंग करना, और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस में मतलब बैलेंसेस, जो कि क्या आ जाता है हमारे कौन से वाले बताइए? बैलेंस शीट आइटम्स आ जाते हैं। बोलो पक्का? एकदम अच्छे से। चल अब जो नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे वो है मेथड्स। मेथड्स अलग होते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस? सर प्रोसीजर और मेथड एक ही तो होते होंगे? नो, प्रोसीजर इज समथिंग व्हिच इज वेरी बिग, मेथड उसके अंदर आता है। प्रोसीजर बड़ा कंसेप्ट है, मेथड छोटा कंसेप्ट है। तो प्रोसीजर जो है वो उसके अंदर आता है। अगर अपन बात करें, सॉरी, प्रोसीजर के अंदर क्या आते हैं? मेथड्स आते हैं, और मेथड्स जो है वो अलग अलग है। सर कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है जिसे अपन बोलते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किसका होता है? डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट को अपन क्या कहते हैं? इंस्पेक्ट। एक एक खोल खोल करके देख रहे हैं, ये क्या हो गया? इंस्पेक्शन। फिर एक होता है रीपरफॉर्मेंस। सो व्हाट इज दिस रीपरफॉर्मेंस? उसी काम को वापस करना है, इज नोन एज व्हाट? रीपरफॉर्मेंस। फिर एक होता है रीकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस मतलब उसी काम को वापस करना। रीकैलकुलेशन फिर से उसे को काम को क्या करना? कैलकुलेट करना। वापस से टक 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 कैलकुलेटर से मार के देख लिया सही है कि नहीं। तो सर रीपरफॉर्मेंस भी तो वही होता होगा ना, वापस उसी को? नहीं बेटा, कुछ और भी चीज हो सकती है। एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक कौन गिनता है? मैनेजमेंट गिनता है। मेरे को वहां पीछे से खड़े होकर के देखना था, मैं नहीं जा पाया, तो अब मैं क्या करूंगा? वापस से खुद गिनूंगा जा करके। ऑब्वियस से करना पड़ेगा बेटा। गोल्ड जैसी चीज को ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? नहीं ना, मटेरियल आइटम है, ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। तो भाई मैं वहां पे अपने आदमी भेजूंगा, वो हो जाएगा रीपरफॉर्मेंस। समझ में? फिर एक होता है जिसे अपन बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। रिश्ता बना रहे हो बेटा किसके बीच में? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है रेगुलर क्लास में कि जब क्लास खचाखच भरी हो, पीछे बैठने वाले बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है कि क्या चल रहा है क्लास में, तो वो एक काम करता है। क्या काम करता है बेटा? वेरी गुड। वो क्या करता है? मुंडियां गिनता है कितने बच्चे बैठे हैं। उसके बाद कैलकुलेटर निकालता है कि इतने बच्चे बैठे हैं, इनटू इन्होंने कितनी फीस ली है, इतनी ली है। फिर वो सपने देखने लग जाता है, काश मैं भी ऐसा कर लूं, इतना बड़ा फिगर आ रहा है, कैलकुलेटर में समा नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो आपके अंदर आता है, जिससे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस पूरी निकाल लेते हो कि अच्छा ये तो एक ही बैच है, ऐसे तो ये 4-5 बैच चलते होंगे, फिर तो ऑनलाइन भी क्लासेस होंगी, उसमें भी तो बच्चे पढ़ते होंगे, ऐसा करके जो तुम पूरा इनकम निकाल लेते हो, उस इनकम निकालने का तरीके को अपन क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। जिसमें आप क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को रिलेशन बना रहे हैं। फिर एक हो जाता है हमारा क्या दोस्तों? डेट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, बाहर किसी से कंफर्मेशन लेना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर एक हो जाता है इंक्वायरी। क्या हो जाता है बोलो? इंक्वायरी। फिर एक हो जाता है ऑब्जर्वेशन। सर व्हाट इज इंक्वायरी? पूछताछ। ऑब्जर्वेशन वही देखना, ऑब्जर्व करना। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक गिन रहे हो, ओके ऐसे गिन रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व करना। क्या ये बात समझ में आई? तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप क्या करते हो? क्या करते हो? काय के मेथड्स हैं? ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के। तो ऑडिट एविडेंस को अगर आपको कलेक्ट करना है तो उसके अलग अलग क्या है बताइए? मेथड्स है। और वो मेथड है पहला इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। एफएम में कंसेप्ट पढ़ा होगा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पढ़ा है? और बचपन में जब छोटा छोटा बच्चा लोग होगे तब पढ़ा था, किसी किसी के आगे अ लगता है, किसी किसी के आगे एन लगता है। पढ़ा है ऐसा? वॉवल, A E,
IOU। याद आ रहा है? तो इसी से हमारा बन जाता है क्या? IRR प्लस EIO। इससे क्या बन गया हमारा? मेथड्स टू ऑब्टेन व्हाट दोस्तों? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो उसके मेथड क्या है? IRR प्लस AEIO, where I stands for inspection, R for recalculation, R for reperformance, A for analytical procedure, E for external confirmation, I for inquiry, O for observation। क्या ये बात समझ में आई? पक्का यही चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी मेथड्स में। दिख रहा है? इंस्पेक्शन किसका करते हो बताइए? रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। समझ में? चाहे वो ओरिजिनेट फ्रॉम एंड हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, ओरिजिनेट फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड हेल्ड बाय द एंटिटी, ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटिटी एंड हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड हेल्ड बाय द एंटिटी। दूसरा ऑब्जर्वेशन, looking at a process or procedure being performed by other, for example auditor observation. External confirmation represent audit evidence obtained by the auditor as a direct written response. Recalculation, checking mathematically accuracy of the document and records. Reperformance, वापस से ही उस काम को करना. Analytical, making a relationship among financial and non-financial data. सर इंक्वायरी पे तो आपने बहुत लिख दिया. हाँ बेटा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी, 4 नंबर का। अब इंक्वायरी में अगर छोटा सा मैं ही लिखा रहता तो आप तो बेटा पता नहीं लिख के भी आप आते कि नहीं, इसीलिए मैंने इतना बड़ा लिख दिया। बातें वही है, बस उसी बात को गोल 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 घुमा के लिखा है। जैसे लिखा गया है, इंक्वायरी मीन सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरी जो है वो फॉर्मल रिटन इंक्वायरी भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। इंक्वायरी जो है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बेटा, अरे आए कि नहीं? रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी से पता चलता है हमें वो बातें, जो बातें हमें शायद पहले से पता नहीं थी, क्योंकि उसका कोई कागज़ पत्तल नहीं था ना, तभी तो आपने इंक्वायरी किया उसके लिए। ऑल्दो अगर हम बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ सम मैटर, ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू ऑब्टेन व्हाट रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG, तो वो क्या ले सकता है? रिस्पॉन्सेस टू ओरल इंक्वायरी। क्या बोला है कि भाई हमें मैनेजमेंट से कई बार बात करनी होती है तो हम ओरल इंक्वायरी भी करते हैं, कई बार या तो रिटन इंक्वायरी कर लेते हैं, TCWG से हम रिटन इंक्वायरी कर लेते हैं। तो वही सब बातें इंक्वायरी के बारे में यहाँ पर दी हुई है। क्या ये बातें समझ में आई आपको? पक्का? तो क्या कंसेप्ट था? IRR प्लस AEIO। बोलो। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूरे ऑडिट का, जैसे मैं मानता हूँ, क्योंकि आज जो वर्ड मैंने बताए हैं, अब शायद हमारी ऑडिट की जितनी भी क्लास होगी उनमें कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जिनमें इन शब्दों की चर्चा ना हो। चाहे वो असर्शन हो, चाहे वो ऑडिट एविडेंस वर्ड हो, चाहे वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल CP हो, SP हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो, वाउचिंग हो, वेरिफिकेशन हो, MP कवर हो। ये वो शब्द हैं जो शब्द पूरी ऑडिट क्लास में चलते रहेंगे। इससे 2 अर्थ निकलते हैं। क्या अर्थ निकलते हैं? कि पहला, ये शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ऑडिट की कोई आगे की क्लासेस में तकलीफ जाएगी। और दूसरा, ऑडिट का पेपर लिख रहे हो तो आज के सारे शब्द ऑडिट के पेपर में होने चाहिए। ये मैगी मसाला है, नहीं तो वो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बन जाएगा। अ डिफरेंस बिटवीन मम्मी की मैगी एंड नेस्ले की मैगी में अंतर किस बात का है? मम्मी भी मैगी बनाती होगी बेटा घर पे, जिसे सेवैयां बोलते हो, और क्या होता है, नेस्ले भी मैगी देता है। अंतर किस बात का है? मैगी मसाला का। तो इंग्लिश पेपर और ऑडिट के पेपर में अंतर आएंगे आज के शब्दों का। आज के शब्द क्या? मैगी मसाला है, ऑडिट मसाला। तुमको जहां मन किया उठा के डाल दिया बेटा, बस मैगी तैयार। वैसे ही ऑडिट तैयार है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे हर आंसर पे आज वाले शब्द होने चाहिए। असर्शन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, मटीरियलिटी। ये शब्द नहीं होंगे, शायद ऑडिट का पेपर ही नहीं होगा, फिर इट विल बी अ प्योर इंग्लिश पेपर। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? चलिए, तो आज के लिए करते इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।